हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब। चलिए दोस्तों, आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है और एग्जामों में इस टॉपिक से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे होते हैं। तो सबसे पहली बात, सिंधु नदी की हम बात करें तो जाहिर सी बात है, सिंधु नदी का उद्गम हम बात करें तो कहाँ से होता है? चीन से। और चीन में कौन सा एरिया? तिब्बती एरिया। और तिब्बती एरिया की बात करें तो अपना जो भारत के जो उत्तरी क्षेत्र में यानी उत्तर पूर्व में जो क्षेत्र है वो कौन सा है? ये चीन वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है। और चीन वाला कौन सा? तिब्बती एरिया। कौन सा? तिब्बत। अच्छा जी। और जैसे तिब्बत की बात आती है तो आपके माइंड में एक बिंदु आता है, कौन सा? क्योंकि ज़्यादा तो हम नहीं जानते तिब्बत के बारे में, लेकिन मानसरोवर जो झील है उसके बारे में हमें ज़रूर हमको पता है। अच्छा जी। तो चलिए दोस्तों, हम इस चीज़ को जानते हैं कि मानसरोवर झील के पास में एक जगह है। कौन सी जगह है? बोखरचू। अच्छा जी। मानसरोवर झील के पास में बोखरचू एक जगह है। उस जगह से कौन सी नदी निकलती है? अपनी सिंधु नदी। ओके। या जैसे ही ये नदी आगे निकलती है तो भारत में ये कहाँ प्रवेश करती है? लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। अच्छा, लद्दाख में प्रवेश करने के बाद ये ऊपर क्या है? जास्कर। और ये लद्दाख। जास्कर व लद्दाख श्रेणी से बहती हुई जब ये है पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो पाकिस्तान में कौन सी जगह है? काबुल। काबुल नदी जो है ये निकलती है और ये कहाँ प्रवेश करती है? अटक के नज़दीक। अब आपसे कोई पूछ लेगा ये अटक कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है। या आगे देखो, जैसे ये नदी आगे बढ़ती है तो इसके अंतिम छोर की मैं बात करूं तो अंतिम छोर क्या है? कराची। तो कराची के निकट ये अरब सागर में विलय हो जाती है। अच्छा, अब देखिए ये जो सिंधु नदी है इसकी इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा इसकी सहायक नदियों के बारे में भी, इसकी कौन कौन सी सहायक नदी हैं। अच्छा, नंबर 1 कौन सी? झेलम। नंबर 2 क्या है? चिनाब। नंबर 3 क्या है? रावी। नंबर 4 क्या है? व्यास। नंबर 5 क्या है? सतलुज। अच्छा, अब आप एक काम करो, झेलम और रावी को चिनाब में डाल दो। ठीक है। यानी रावी और झेलम का पानी किस में डाल दो? आप चिनाब नदी में डाल दो। ठीक है। या फिर सतलुज और व्यास नदी का पानी जो है ये आप सतलुज में डाल दो। फिर एक काम करो, इस चिनाब का पानी किस में मिल जाएगा? सतलुज में। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अब देखो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? बीच में कौन सी? चिनाब। चिनाब के ऊपर कौन सी? झेलम। झेलम को किस में डाल दो? चिनाब में डाल दो। अब बच के कौन सी? रावी। रावी किस में डाल दो? चिनाब में डाल दो। ठीक है। मेन नदी कौन सी होगी? चिनाब। ओके। या अब 2 नंबर पे देखो, व्यास। तो व्यास का पानी किस में डाल दो? आप सतलुज में डाल दो। ठीक है। तो मेन नदी कौन सी हो गई? अपनी सतलुज। अब बारी आती है इनके उद्गम की। कौन कौन से उद्गमों की बात कर रहा हूं मैं? ये जो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अच्छा, सबसे पहला नंबर किसका आता है? झेलम का। तो झेलम कहाँ से निकलती है? शेषनाग से। कहाँ से? शेषनाग।
अब आपने ये नाम सुना है तो बढ़िया है, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। ये नाम क्या है, ये जगह है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और जैसे ही आपको ये नाम मिल जाता है, शेषनाग, ये नाग, जो भी नाग से संबंधित जो भी नाम मिलता है तो वो कहाँ है, जम्मू में है, जाहिर सी बात है, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर आपको मतलब कि जो 5% नाम है वो शेषनाग, या फिर इसके अलावा जिसके नेक्स्ट में अगर नाग लगता है तो वो जगह कहाँ मिलेगी आपको, जम्मू कश्मीर में लगेगी, ठीक है। या आगे देखो, नंबर 2 पे क्या है, चिनाब। चिनाब नदी की बात आती है तो ये चिनाब नदी है, ये 2 नदियों के संगम से बनी है। अच्छा, 2 नदियाँ कौन सी, वो भी देखो। नंबर 1 क्या है, चंदर, और नंबर 2 क्या है, बागा। चंदर व बागा नदियों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, चिनाब का, ठीक है। हाँ जी, अब देखो नंबर 3 क्या है, रावी नदी। रावी नदी का उद्गम कहाँ होता है, रोहतांग दर्रा। कहाँ, रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। अच्छा जी, अब आपसे कोई पूछ लेगा ये रोहतांग दर्रा कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नंबर 4 पे क्या है, व्यास। तो जो व्यास नदी है, इस व्यास नदी का उद्गम कहाँ होता है, व्यास कुंड से। कहाँ, व्यास कुंड से, ओके। हाँ जी, और नंबर 5 क्या बच गया अपना, सतलुज। ये जो सतलुज नदी है इसका उद्गम कहाँ होता है, मानसरोवर झील के पास से होता है इसका उद्गम। और मानसरोवर झील के पास से आपको ये पता होना चाहिए कि मानसरोवर जो झील है उसके पास से यदि इसका उद्गम होता है तो इसका उद्गम कहाँ से होता है। इसका उद्गम की मैं बात करूं तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है कहाँ से, राक्षस ताल से। कहाँ से, राक्षस ताल से। अब आपको ये पता होना चाहिए राक्षस ताल कहाँ है। कहाँ बेटा, तिब्बत में है। और तिब्बत में कहाँ, मानसरोवर जो झील है उसके पास में है। और बोखरचू, मानसरोवर झील और तिब्बती एरिया, ये तीनों। और ये चौथा नंबर कौन सा हो गया अपना, राक्षस ताल। यानी चारों कहाँ हैं, तिब्बती एरिया में है, ठीक है। या और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बती एरिया से निकलती है, ठीक है, मैंने बताया था आपको। या और एक और नदी कहाँ से निकलती, मैंने बताया था आपको, याद करो कौन सी नदी, शायद आपको याद नहीं होगा, आप वीडियो देखोगे बार बार तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। तो इसका सिंधु नदी का इतना ही मैटर है। देखो पहला, सिंधु नदी उद्गम कहाँ से, बुखरचू हिमनद से इसका उद्गम हो गया। अच्छा, फिर ये अटक की नदी, अटक के समीप कौन सी नदी इसमें मिलती है, काबुल नदी मिलती है। जैसे ये आगे बहेगी तो इसकी सहायक नदियों की बात करूं तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम और रावी का पानी किस में गिरेगा, चिनाब में गिरेगा। व्यास और सतलुज का पानी किस में गिरेगा, व्यास का पानी किस में गिरेगा, सतलुज में गिरेगा। और फिर बाद में क्या करेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इन जो पांचों का पानी किस में गिर जाएगा, सिंधु नदी में गिर जाएगा। और अंत में जाके किस में गिर जाएगी, ये अरब सागर में गिर जाएगी। क्योंकि लास्ट में क्या होती है, चिनाब और सतलुज, ये दोनों नदियाँ क्या होती हैं, एक हो जाती हैं। यानी इन ऊपर वाली जो 2 नदियाँ हैं इनका पानी किस में विलय हो जाता है, चिनाब में। और व्यास और सतलुज का पानी किस में विलय हो जाता है, सतलुज में। यानी कि व्यास का पानी किस में गिरता है, सतलुज में। और ये सिंधु नदी क्या बन जाती है, सहायक नदियाँ बन जाती हैं। ओके, इतना सा इसका खेल था, साफ सुथरी बात है। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो आपको आएगा भी नहीं, ठीक है। या अगर इस टॉपिक से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको और भी बेटर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो मेरे को लगता है इसमें कोई बताने वाली गुंजाइश है नहीं कि सिंधु नदी का उद्गम मैंने बता दिया, बोखरचू हिमनद से इसका उद्गम होता है। और बोखरचू हिमनद कहाँ है, तिब्बती एरिया में है, यानी मानसरोवर झील के पास से है।
और यह लास्ट में कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और अरब सागर की मैं बात करूँ तो अरब सागर जो एरिया वो पाकिस्तान के नज़दीक है, और ये काबुल के नज़दीक जो पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और इस भारत की मैं बात करूं तो भारत में इसकी 5 सहायक नदियां हैं। नंबर 1 क्या, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। झेलम और रावी का पानी किस में गिरेगा, चिनाब में गिरेगा, और व्यास का पानी किस में गिरेगा, सतलुज में गिरेगा। और झेलम और सतलुज का पानी किस में गिर जाएगा इकट्ठा होके, इसमें सिंधु में। बस साफ सुथरी बात है, कोई भड़क लेने वाली बात नहीं। आपको ये पूछेगा चिनाब नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है, चिनाब नदी किन 2 नदियों से मिलकर होता है, तो चंदर व बाघा। रावी नदी का उद्गम कहाँ होता है, रोहतांग दर्रे से होता है। व्यासकुंड नदी का उद्गम कहाँ होता है, व्यासकुंड से। और सतलुज कहाँ से होता है, राक्षस ताल से। ठीक है, इतनी सी साफ स्पष्ट बात है और भड़क लेने वाली कोई बात नहीं है। और मैं इसकी बात करूं, इसकी मुख्य बात, तो आप एक बात और ध्यान रखना, ये जो रावी नदी है, रावी नदी पे कौन सी सभ्यता का उद्गम हुआ, तो रावी नदी पे कौन सी का, हड़प्पा। हड़प्पा बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में कि हड़प्पे सभ्यता का उद्गम, यानी हड़प्पे सभ्यता कौन सी नदी के पास है, कौन सी, रावी नदी के पास। ठीक है, या और आपसे पूछ लेगा कि जो भाखड़ा नांगल बांध है वो कौन सी नदी के पास बना हुआ है, यानी कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, सतलुज नदी के ऊपर। कौन से, सतलुज। भाखड़ा और हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता अपना कौन सा हो गया, रावी नदी। और सतलुज नदी पे कौन सा अपना बांध बना हुआ है, भाखड़ा नांगल बांध। अगर इस टॉपिक से संबंधित आपको किसी प्रकार कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, हम आपका सॉल्यूशन निकालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो बंदे नए आए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। या